नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम एक बार फिर टेंस को स्टडी करेंगे। टेंस पिछले पीरियड में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, आज हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस मीन्स काल, काल मतलब समय। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, भविष्यकाल। प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। एवरी टेंस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट: इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। हमने अभी बताया था कि प्रत्येक टेंस कितने भाग होते हैं, चार चार भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रत्येक टेंस को देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कुछ मेन वर्ड हैं जिन्हें हमने पिछले उसमें भी पीरियड में भी बताया था, इस बार फिर थोड़ा समझ लेते हैं। आप इनको नोट कर लेना कॉपी में, जिससे क्या होगा कि भविष्य में आपको फिर एक बार नोट कर लोगे तो भविष्य में आपको फिर प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि एक बार नोट कर लो तो फिर हमारे पास नोट्स भी बन जाते हैं और याद करने में भी आसानी हो जाती। कभी भूल जाते हैं तो हम उन्हें देख लेते हैं नोट्स में लिखा हुआ। और ये सेंटेंस, वाक्य, सब्जेक्ट कर्ता, HV हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, MV मेन वर्ब मुख्य क्रिया, OBJ ऑब्जेक्ट कर्म, OW अदर वर्ड अन्य शब्द, अफर्मेटिव साधारण सिंपल साधारण, नेगेटिव नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन, फॉर्म रूप। फॉर्म मतलब ये वर्ब की फॉर्म होती है। फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्म माने रूप होता है, यानी अवस्था। वर्ब की 3 अवस्थाएं होती हैं, वैसे तो 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिन्हें हम पढ़ते हैं वर्ब की जो अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म, SEIS, इस तरीके से हम वर्ब की फॉर्म हम पढ़ते हैं। यही वर्ब रूप यानी अवस्थाएं। अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। जनरली ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसको थोड़ा सा समझ लो तो फिर हमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी पहचान करने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता है कि हम किसी भी टेंस को पहचानने के लिए हमें सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, उसकी पहचान करना। और हिंदी वाक्यों की पहचान कहाँ से होती है, वाक्य के अंत से। पहचान जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ए, आ इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी वैसे और भी कंडीशन होती हैं इसकी, लेकिन हाई स्कूल स्तर पर ये पढ़ने के लिए टेंस की इतनी पहचान बहुत होती है, काफ़ी है। इतना यदि आप कर लोगे अच्छे से तो फिर आगे भविष्य में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और टेंस को आसानी से आप फॉर्म कर पाओगे। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक ही सहायक क्रिया होती है, एक वचन हो या बहुवचन। सहायक क्रिया हम डिड का यूज करते हैं, डिड एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के साथ। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया डिड नहीं लगाते हैं। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि साधारण वाक्यों में हम सहायक क्रिया डिड का यूज नहीं करते हैं। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन रहती है, लेकिन साधारण वाक्यों में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये इतना हमने समझ लिया तो हम आसानी से इसको आगे टेंस बना पाएंगे, हिंदी से इंग्लिश बना पाएंगे। नोट नंबर 1, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ साधारण वाक्यों में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया डिड
नहीं लगाते हैं। साधारण वाक्यों में कौन सी फॉर्म लगाते हैं वर्ब की? सेकंड फॉर्म। लेकिन हम साई क्रिया डिड नहीं लगाते हैं। नोट नंबर 3, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में हम साई क्रिया डिड लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में ही हम साई क्रिया डिड लगाते हैं। हमने नोट नंबर 1 में देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और साई क्रिया नहीं लगाते हैं। लेकिन नोट नंबर 3 में हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में हम साई क्रिया डिड लगाते हैं। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन साधारण वाक्यों में हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। लेकिन नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। अब हम एक एक करके सेंटेंस को देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसने मुझे एक प्रश्न पूछा। अब हमने पहले पढ़ा था कि हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में यानी पूछा आ रहा है ना, आ मतलब आ रहा है, ये हमारा टेंस किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि उसने मुझे एक प्रश्न पूछा, इसमें पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो उसने मतलब ही या सी कुछ भी लगा सकते हो, क्योंकि उसने मुझे प्रश्न पूछा, वो क्या है? ही सी कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ही आस्क्ड। अब हमने आस्क्ड क्यों लगाया? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका थोड़ा एक फॉर्मूला देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी उसने मुझे एक प्रश्न पूछा। ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। आस्क्ड हमने इसलिए लगाया क्योंकि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसमें हमने साई क्रिया इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में हम साई क्रिया नहीं लगाते हैं। ऐसे ही नेहा अंग्रेजी पढ़ाती थी, तो नेहा कैसा करता है? एक वचन। इसमें एक वचन और बहुवचन की कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि साई क्रिया एक ही है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन करता हो। नेहा। अब हम इसमें देखेंगे कैसा इसकी पहचान सबसे पहले करेंगे। पहचान कहाँ से होती है? हिंदी वाक्य के अंत से। हिंदी वाक्य के अंत में क्या है? तिथि। हम जानते हैं कि तिथि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है। नेहा टॉट इंग्लिश, यानी हम देखेंगे इसमें नेहा एक वचन करता है। टॉट क्या है? ये पढ़ाना, यानी पढ़ाना क्या है? वर्ब। वर्ब यानी इसकी अंग्रेजी बनेगी टीच। टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टॉट। तो नेहा टॉट इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है। अब हम देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। पहले हम देख रहे थे सिंगुलर सब्जेक्ट। मैंने पहले बताया था इसमें कोई कंडीशन ही नहीं, क्योंकि साई क्रिया ही एक है, तो इसमें कंडीशन की आवश्यकता कुछ है नहीं। प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता। उन्होंने अपना कार्य किया। उन्होंने यानी वे, उन्होंने यानी बहुत सारे हैं, तो वे दे हो गया इसमें। अब दे डिड। अब हमारे दिमाग में जाएगी कि इसमें ये डिड कैसे आ गई? तो बच्चों आप ये समझेंगे कि डिड क्या है? ये डिड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डू फर्स्ट फॉर्म होती है किया, यानी करना। करना का माने होता है डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। थर्ड फॉर्म होती है डन। तो इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी? डिड। ये डिड क्या है? ये डिड है मेन वर्ब, डू की सेकंड फॉर्म। दे डिड देयर, उन्होंने अपना, यानी अब दे दिया गया है तो अपना के लिए हम क्या लगाएंगे? देयर। तो दे डिड देयर होमवर्क। छात्रों ने शोर किया। बाकी के अंत में क्या आ रहा है? या यानी हम समझ जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। स्टूडेंट यानी बहुवचन करता है, स्टूडेंट्स छात्रों। तो इसमें वैसे भी मैंने बताया था कि इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि एक वचन हो या बहुवचन हो, क्योंकि साई क्रिया इसमें एक है। और पहली बात तो ये कि अफर्मेटिव में साई क्रिया लगती नहीं है। तो स्टूडेंट मेड ए नॉइज। ये मेड क्या है? मेड माने शोर मचाना, यानी मेक ए नॉइज। अभी ये यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म। तो स्टूडेंट मेड ए नॉइज। अब हम ऐसे ही देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है? देखिए, अभी हमने अफर्मेटिव में पढ़ा था कि हम साई क्रिया डिड नहीं लगा रहे थे, लेकिन नेगेटिव जैसे ही हम पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड। ये डिड क्या है? डिड हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अफर्मेटिव में हमने यहाँ कौन सी फॉर्म लगाई थी? सेकंड फॉर्म। तो हम यहाँ नेगेटिव में कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। हमने रूल में पहले ही पढ़ा है कि नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम मेन वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमने पहले बताया कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल की कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी हमें समझने के लिए कि सिंगुलर और प्लूरल कंडीशंस क्या होती है। तो उसने मुझे एक प्रश्न नहीं पूछा। नहीं यानी जिस वाक्य में कार्य का न होना पाया जाए वह हमारा नकारात्मक सेंटेंस होता है। उसने मुझे एक प्रश्न नहीं पूछा। आ इसमें वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में आ रहा है, तो आ मतलब ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। यानी पास्ट इंडेफिनिट का कैसा है? नहीं, यानी नकारात्मक वाक्य। उसने मुझे एक प्रश्न नहीं पूछा। ही, तो ही अब आएगी सही क्रिया डिड। नॉट क्योंकि नहीं दिया गया। नॉट आस्क यानी मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये? आस्क। आस्क माने पूछना, यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आस्क मी ए क्वेश्चन। ही डिड नॉट आस्क मी ए क्वेश्चन। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, मुझे और एक प्रश्न। तो इसमें पहले अपन ने मी लगाया, उसके बाद एक क्वेश्चन। ही डिड नॉट आस्क मी ए क्वेश्चन। ही डिड नॉट आस्क मी ए क्वेश्चन। नेहा अंग्रेजी नहीं पढ़ाती थी, तो नेहा डिड नॉट टीच इंग्लिश। उन्होंने अपना कार्य नहीं किया। तो इसमें देखेंगे उन्होंने वे, तो ये कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। तो दे डिड नॉट डू देयर। हमने वहां देखा था, हमने लगाया था क्या? डिड लगाया था, लेकिन अब यहाँ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है? डू। दे डिड नॉट डू देयर वर्क। छात्रों ने शोर नहीं किया। स्टूडेंट डिड नॉट मेक ए नॉइज। हमने अफर्मेटिव में बनाया था स्टूडेंट मेड ए नॉइज, यानी छात्रों ने शोर नहीं किया। तो शोर किया, छात्रों ने शोर किया। तो हमने वहाँ क्या बनाया था कि स्टूडेंट्स मेड ए नॉइज, लेकिन यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने क्या बनाया? स्टूडेंट डिड नॉट मेक ए नॉइज। इंटेरोगेटिव। बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वे शब्द जिनमें प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है, एक वे सेंटेंस जिनमें प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है, एक वे सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब और एक होते हैं स्टार्ट विद WH वर्ड। तो जो हिंदी वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड पहले होता है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। हिंदी वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द हो तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाते हैं इंटेरोगेटिव में? सबसे पहले डिड, यानी सहायक क्रिया सबसे पहले लगाते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हमने क्वेश्चन सेंटेंस देख रहे हैं कि उसने मुझे एक प्रश्न पूछा। तो इसमें आएगा डिड यानी सबसे पहले डिड आएगा, क्योंकि इसमें ये सेंटेंस हमारा कैसा है? इंटेरोगेटिव। और हिंदी वाक्य में यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है तो हम अंग्रेजी बनाते समय हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। ही इसमें लगना चाहिए था, लेकिन हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया गया है तो हम किससे शुरू करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो डिड ही आस्क मी ए क्वेश्चन। देखिए इसमें भी हमने आस्क लगाया, यानी मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने कौन सी फॉर्म लगाई थी? सेकंड फॉर्म। तो ही डिड नॉट नेगेटिव बनाया था तो हमने ही डिड नॉट आस्क मी ए क्वेश्चन। लेकिन हम जब इसको इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो इसमें क्या लगा रहे हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर रहे हैं। डिड ही आस्क मी ए क्वेश्चन। क्या नेहा अंग्रेजी पढ़ाती थी? तो डिड नेहा टीच इंग्लिश। नहीं, डिड हमने पहले लगाया नेहा से, डिड नेहा टीच इंग्लिश। ऐसे ही क्या उन्होंने अपना कार्य किया? तो डिड दे डू देयर होमवर्क। क्या छात्रों ने शोर किया? तो डिड स्टूडेंट नॉट मेक ए नॉइज। ऐसे ही इंटेरोगेटिव ए और इंटेरोगेटिव बी, यानी वे शब्द जिनमें प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द हो तो प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। एक वचन, उसने मुझे एक प्रश्न क्यों पूछा? उसने मुझे एक प्रश्न क्यों पूछा, यानी इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ दिया गया है? बीच में। जब हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया गया होता है तो उसकी अंग्रेजी हम कहाँ लिखते हैं? सबसे पहले। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो हमारा सेंटेंस कैसा माना जाएगा? गलत माना जाएगा। तो डिड ही आस्क मी ए क्वेश्चन। तो इसमें लेकिन प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया गया तो हम क्या करेंगे? व्हाई डिड ही आस्क मी ए क्वेश्चन।
जब हमने इंटरोगेटिव्स को बनाया था, जब प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों में जब प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया गया था तो हमने क्या किया था कि हमने उसको डिड से शुरू किया था, लेकिन इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया गया है तो हम किससे शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड से अंग्रेजी में। तो व्हाई डिड ही आस्क मी ए क्वेश्चन। नेहा अंग्रेजी कब पढ़ाती थी, तो कब यानी कब, ये प्रश्न है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों में बीच में होता है तो उसकी अंग्रेजी हम कहाँ लगाते हैं, सबसे पहले। व्हेन डिड नेहा टीच इंग्लिश। ऐसे ही उन्होंने अपना कार्य क्यों किया, तो व्हाई डिड दे डू देयर होमवर्क। छात्रों ने शोर कब मचाया, व्हेन डिड स्टूडेंट मेक ए नॉइज। अब निगेटिव इंटेरोगेटिव यानी जिस वाक्य में कार्य का न होना पाया जाए और प्रश्नवाचक शब्द हो तो वह हमारा निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। यानी सबसे पहले वही कंडीशन फिर आ जाएगी, हिंदी वाक्य के प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में, यदि हिंदी वाक्य के स्टार्टिंग में, हिंदी वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द हो तो प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। तो हम सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला देखेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्योंकि निगेटिव इंटेरोगेटिव है, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। हम पहले ही बताए थे इसमें सिंगुलर और प्लूरल की कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। तो क्या उसने मुझे एक प्रश्न नहीं पूछा, तो डिड ही नॉट आस्क मी ए क्वेश्चन। क्या नेहा अंग्रेजी नहीं पढ़ाती थी, तो डिड नेहा नॉट टीच इंग्लिश। उन्होंने अपना कार्य नहीं किया। क्या उन्होंने अपना कार्य नहीं किया, डिड दे नॉट डू देयर होमवर्क। क्या छात्रों ने शोर नहीं किया, तो डिड स्टूडेंट नॉट मेक ए नॉइज। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव दूसरी कंडीशन, हिंदी वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द हो तो प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो लेकिन ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। उसने मुझे एक प्रश्न क्यों नहीं पूछा, इसमें प्रश्न भी किया जा रहा है और कार्य का ना होना भी पाया जा रहा है। तो भाई यदि प्रश्नवाचक शब्द भी हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द यदि बीच में होता है तो हम उसकी अंग्रेजी कहाँ सबसे पहले लगाते हैं। तो भाई डिड ही नॉट आस्क मी ए क्वेश्चन। नेहा अंग्रेजी कब नहीं पढ़ाती थी, व्हेन डिड नेहा नॉट टीच इंग्लिश। ऐसे ही बहुवचन में उन्होंने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया, व्हाई डिड दे नॉट डू देयर होमवर्क। ऐसे ही छात्रों ने शोर कब नहीं किया, व्हेन डिड स्टूडेंट नॉट मेक ए नॉइज। अब आ जाओ हम होमवर्क। बच्चों होमवर्क बहुत ज़रूरी है। होमवर्क आप हमें इसको नोट करके हमें कमेंट में होमवर्क बता सकते हैं। तो पहले होमवर्क देख लेंगे, उसके बाद रमा स्कूल गई, मैं फिल्म नहीं देखता था। क्या मोहन ने, ये क्या दो बार लिख गया है, क्या मोहन ने मेरी मदद की, उन्होंने आम क्यों खाया। क्या वे स्कूल नहीं गए, उन्होंने घर क्यों नहीं खरीदा। ये होमवर्क हमारे कमेंट में आप कर सकते हो। प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल इंग्लिश इज फन भिंड को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आप आगे लेटेस्ट वीडियो देख सकें। और लाइक कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करें और हमें बताएं कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो उसको हम कमेंट में आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स।